हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। अर्थात इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आज तक के ग्रुप सी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने निकट भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो स्वागत है आपका यूकेजी के विद सामंत सर में। अब देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ के अंतर्गत पहला पॉइंट समझते हैं उत्तराखंड के राज्य चिन्ह। शासकीय कार्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह राज्य चिन्ह होता है। अब देखिए, राज्य चिन्ह होता क्या है, अगर बेसिक से पूछा जाए तो क्या होता है, शासकीय कार्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, राज्य चिन्ह कहते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीक होता है। यानी राजकीय चिन्ह अर्थात उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह का आकार कैसा है, हीरे के आकार का जैसा है या समचतुर्भुज जैसा प्रतीक होता है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आपने समझना है यहाँ पे को। अगला पॉइंट देखिए, राज्य चिन्ह में अर्थात उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं। कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं? 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। जो बीच वाली जो चोटी है सबसे ऊंची है, उसी ऊंची चोटी पे अशोक का लाट अंकित है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने अच्छे से समझना है यहाँ पे को। अगला पॉइंट देखिए, अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थात सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये आ जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और किस भाषा में लिखा गया है सत्यमेव जयते? ये संस्कृत भाषा से संबंधित है, अर्थात संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में, राज्य चिन्ह अर्थात उत्तराखंड के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर अर्थात सफ़ेद पृष्ठ या श्वेत पृष्ठ पर 4 जल धाराओं को, कितनी जल धाराएं? 4 जल धाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जल धाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। यह जल धाराएँ राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदियों को दर्शाती हैं। कौन सी नदियाँ? गंगा, यमुना, रामगंगा व काली नदियों को दर्शाती हैं। ठीक है, अब देखिए यही पॉइंट आप अनदर किताब में देखोगे। अनदर किताब में ऐसा दिया है कि ये गंगा की 4 लहरें हैं। इस वाली बुक में ये दिया है BS नेगी की, ये जो बुक है इसमें गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी की 4 नदियों को दर्शाया गया है। किस रंग में दर्शाया गया है? नीले रंग में दर्शाया गया है। ये पॉइंट आपने यहाँ पे को समझना है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। पृष्ठ का लाल रंग शहीद, पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। ठीक है, और श्वेत पृष्ठ की पृष्ठभूमि शांति प्रिय, ध्यान से समझना, शांति प्रिय वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। ठीक है, उत्तराखंड वासी आपको पता है शांति प्रिय होते हैं, झगड़ालू नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है जो किस रंग को दर्शाता है, यानी श्वेत रंग। यानी श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय उत्तराखंड, शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों को दर्शाता है। आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। उत्तराखंड राज्य चिन्ह के नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। यानी उत्तराखंड राज्य चिन्ह में सबसे नीचे किस रंग में? नीले रंग में उत्तराखंड राज्य लिखा गया है। जो किस रंग में लिखा गया है? नीले रंग में लिखा गया है, यानी अंकित किया गया है। अब देखिए अगला पॉइंट है, यह प्रतीक अर्थात उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के समस्त या सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आपने अच्छे से समझना है, इसको एनालाइज करना है। ठीक है, अगर आपके पास BS नेगी जी की ये वाली बुक है तो बेहतरीन बुक है भाई, बहुत ज़बरदस्त बुक है, आजकल ट्रेंड कर रही है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। आपका बहुत अच्छा रिवाइज हो जाएगा इस वीडियो सीरीज को फॉलो करते हुए। ठीक है, जितने वीडियो सीरीज बनेंगे आप इनको अच्छे से समझना, एक बार अच्छे से जैसे मैं कह रहा हूँ ठीक वैसे ही आप किताब में देखो और इस वीडियो को सुनो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, एक साइकोलॉजी ये कहती है, देखिए दोस्तों, एक तो आप जैसे खुद पढ़ते हो ना, एक पढ़ने से, देखने से होता है, याद होता है, एक सुनने से याद होता है। अब एक ऐसा होता है जो दिख भी जाए और सुना भी जाए,
तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हम इस वाले पॉइंट में यही चीज़ कर रहे हैं। आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है, देखिए आप यहाँ पे, जैसे पृष्ठ का रंग लाल है, आप ये देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो आपको ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, आपने वो सभी काम करने हैं जो आपको करने चाहिए। आई थिंक आपको कुल मिला के टॉपिक याद करना है, चाहे कुछ भी करो याद करना है, तो हम वही चीज़ करेंगे जो हमको करना चाहिए, यानी हमको अच्छे से यहाँ पे को पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा उत्तराखंड राज्य गीत। अब इसको समझते हैं। देखिए इस वीडियो सीरीज़ में दोस्तों, मैं ध्यान से समझना, मैं ज़्यादा गप्पे नहीं लड़ाऊंगा, सीधे सीधे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। इस चीज़ को आपको अच्छे से फिक्स कर लो माइंड में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिए हेडिंग लगा रखा है यहाँ पे, देखिए उत्तराखंड राज्य गीत। उत्तराखंड राज्य गीत का पहला पॉइंट समझते हैं। देखिए उत्तराखंड राज्य गीत, उत्तराखंड राज्य गीत का जो वर्ड होते हैं या जो सेंटेंस है, किस वर्ड से या सेंटेंस से शुरू होता है, ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। उत्तराखंड राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, यानी ये है टाइटल, उत्तराखंड राज्य गीत का टाइटल है। यानी आप ऐसे कह सकते हो, उत्तराखंड राज्य का जो पहली लाइन है इस तरीके से है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को, वेरी इंपॉर्टेंट होगा भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा, ध्यान देना। 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है, यानी किसने लिखा, हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, 6 फरवरी 2016 को। कब बताओ, उत्तराखंड राज्य गीत कब लिखा गया, 6 फरवरी 2016, 6 फरवरी 2016 को लिखा गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए उत्तराखंड राज्य गीत की अवधि कितने समय की है, ये है 9 मिनट की है। कितने मिनट की है, 9 मिनट है। ठीक है, तो आ जाएगा 6 फरवरी 2016, और राज्य की अवधि कितनी होगी, यानी राज्य गीत गाने की अवधि कितनी मिनट की होगी, 9 मिनट की होगी। अब देखिए अगला पॉइंट, समझना। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, ये थे लक्ष्मण सिंह बटोही जी थे। कौन थे, मिस्टर लक्ष्मण सिंह बटोही जी थे। और हेमंत बिष्ट जी द्वारा क्या लिखा गया था, उत्तराखंड का राज्य गीत लिखा गया था, जो 9 मिनट का था। अगला देखिए, राज्य गीत की आवाज़, जो उत्तराखंड राज्य गीत की आवाज़ किसने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी, और उतने ही ज़्यादा ही फेमस सिंगर भी हैं, ये हैं नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने दी थी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए उत्तराखंड राज्य गीत में आवाज़ श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी ने दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इनके गाने सुनते हो आपको वास्तव में मज़े आएगा, और ऐसा फील होगा कि वास्तव में उत्तराखंड के सिंगर हैं, और आपको इनके गाने सुनकर उत्तराखंड के होने का एक गर्व महसूस होगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। उत्तराखंड राज्य पशु, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, ये है कस्तूरी मृग है। अब इस वाले पॉइंट पे हम इन्हीं के बारे में यहाँ पे को अच्छे डिटेल में समझेंगे, कस्तूरी मृग के बारे में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगा रखा है कस्तूरी मृग। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे को, इसको समझते हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग को हिमालयन का मस्क डियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमालयन का मस्क डियर, हिमालयन मस्क डियर, या हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग क्या है, उत्तराखंड का राज्य पशु है। अब देखिए अगला पॉइंट है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। क्या है, मास्कस काइसोगास्टर है। किसका वैज्ञानिक नाम, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर, मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, 2-3 बार आप रीड करना है इसको, मास्कस काइसोगास्टर, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में, कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में अर्थात उत्तराखंड के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं याद कराने के लिए एक थोड़ा सा एक बेस बता देता हूँ। देखिए जैसे बकरी का मीट होता है ना दोस्तों, कितने का होता है, आप ये गांव घरों में अगर रीड करोगे तो ये 350 है, यानी 350 से 350 से 450 आप कह सकते हो। ठीक है, अब रेट बढ़ गया होगा, आपको याद करना है। आपको भी कहेगा हमारे गांव में तो 600 का मिलता है। ठीक है, तो अलग चीज़ है, आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ये कितना, 350 से लगभग कितना, 450। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 3000 इतना दिया है, तो आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पे को, ये
इस तरीके से आप याद कर लोगे, ठीक है। ये 0 यहाँ से साइड करो, 350 थोड़ी ना होगा, 350 मीटर ऊंचाई थोड़ी ना होगी जंगलों की, ठीक है। तो आप यहाँ पे को इस बात को समझ पा रहे होगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ देखिए बकरी का मीट कितना है, 350 से 450 कहो, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा ये कस्तूरी मृग कैसा होता है, बकरी जैसा ही तो होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। अब आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। छोटे बच्चे थोड़ी ना हो भाई, आप बिल्कुल आपको ऐसे समझाया जाएगा, ठीक है। इतना अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कैसे याद रखोगे? कस्तूरी मृग के कितने पाँव होते हैं? 4 होते हैं ना। तो कस्तूरी मृग के उत्तराखंड में भी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां? 4 प्रजातियां, ठीक है। आई थिंक आपको एक हद तक याद होने में सफलता प्राप्त होगी। आई थिंक आपको याद हो भी रहा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखें कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोशिडी परिवार का है। इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट था कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल, कौन सा कुल है? अंगुलोटा कुल व मोशिडे परिवार का है। अंगुलोटा कुल व मोशिडे परिवार का सदस्य है। कौन है? कस्तूरी मृग है। अगला पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे स्टार भी लगा रखा है, आपने यहाँ पे को इसको स्टार करते हुए कॉपी में नोट भी करना है जिसने नहीं लिखा है तो, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? मेनली ये है केदारनाथ। केदारनाथ क्या है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। चमोली में, चमोली यानी फूलों की घाटी चमोली में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में बहुतायत पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए कस्तूरी मृग राज्य के अलावा अर्थात उत्तराखंड राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व कश्मीर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपने सुनने हैं, नोट करने हैं अपनी कॉपी में। अगर जिसने नोट नहीं किया है या जिसके पास बुक नहीं है, आप यहाँ से अच्छे से नोट करो और अच्छे से सुनो, इसको फटाफट से सुनो। आपको पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है तो भाई जॉब लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं कस्तूरी मृग की विशेषताएं। देखिए कस्तूरी मृग का रंग भूरा और उसमें काले पीले धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं। कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। रंग कैसा होगा? भूरा होगा और उसमें काले पीले धब्बे होते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर और इसके 2 बाहर निकले दांत होते हैं, ठीक है। 4 खुर होते हैं और क्या होते हैं? 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं, ठीक है। मृग की ऊंचाई लगभग होती है 20 इंच होती है। कितनी होती है? 20 इंच होती है। अब देखो दोबारा समझते हैं। रंग कैसा होगा इसका? भूरा होगा जिसमें क्या होंगे? काले पीले धब्बे होंगे। और कस्तूरी मृग के खुर कितने होंगे? 4 खुर होंगे, ठीक है। और दांत कितने होंगे इसके? 2 बाहर निकले हुए दांत होंगे। इसके सींग नहीं होते हैं, ठीक है। ये अपनी रक्षा जो करेगा इन दांतों से ही करेगा। अभी आगे आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं यहाँ पे को। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं, इसमें आत्मरक्षा करने के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता रहा था, वही पॉइंट यहाँ पे भी लिखा गया है। अब देखिए अगला है कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव आगे के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं, ठीक है। अब प्रकृति ने इसको ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है। देखिए दोस्तों पीछे के पाँव ज़्यादा ऊँचे हैं तो ये कूदने में इनको या भागने में ज़्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं ये, ठीक है। जैसे कंगारू होता है ना, कंगारू के भी पीछे के पाँव जो होते हैं ऊंचे होते हैं। आपने अगर गौर किया होगा, होते हैं, आपको आइडिया ध्यान आ रहा होगा। तो वो कूदते हैं, फुदकने में या कूदने में भागने में उनको सुविधा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। यही चीज़ यहाँ पे को बताई गई है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं इसके बारे में। अब देखिए इसमें है पॉइंट अगला, कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है, ठीक है। जहाँ रहता है पर्टिकुलर एक जगह पे वहीं पे रहता है, ठीक है। इधर उधर नहीं जाता है। एक बार एक जगह पे रहता है, दूसरी बार दूसरे जगह पे नहीं चला जाएगा, वहाँ नहीं रह जाएगा। एक अपना एरिया है उसका, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाली करने वाला मृग भी कहते हैं। जुगाली करने वाला मृग किसे कहते हैं? कस्तूरी मृग को कहते हैं, जो उत्तराखंड का क्या है? राज्य पशु है। अगला पॉइंट देखिए कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है, यानी ये सूंघने में इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे शेर वेर आता होगा तो ये भांप लेते हैं, सूंघ कर ही भांप लेते हैं कि शेर आया नहीं आया। अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। कस्तूरी मृग की औसत आयु 20 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 20 वर्ष होती है, ठीक है।
15-20 वर्ष, यानी मेनली अगर आप औसत कहोगे एवरेज, ये कितने वर्ष जी जाते हैं? 20 वर्ष। जैसे आप मान के चलो गांव घर में बकरियां होती है ना, कितने वर्ष जी जाती हैं, अगर उसको अच्छे से मेंटेन करके पालोगे तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, उसी प्रजाति का होता है। अब अगला देखिए, मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। कितनी होती है? 6 माह में, 6 माह होती है, ठीक है। बकरियों के बच्चे भी कितने होते हैं? 6 माह में तो बच्चे देते हैं ना गांव घरों में, ठीक वही यहाँ पे भी है। आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, सीधी सीधी ऐसे ही रीड कर लेना, जैसे बकरी होते हैं उसी प्रजाति का तो होता ही है, ठीक है। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। क्या होता है? देखिए, मुख्य कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या होता है? केदारपाती होता है। क्या होता है? केदारपाती होता है, केदारपाती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कस्तूरी मृग, कस्तूरी नर मृग, इस वाले पॉइंट को समझिए। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। कस्तूरी, इस वाले को दोबारा से समझो। कस्तूरी जो होता है, देखिए आपको पता है कस्तूरी मृग में कस्तूरी होती है, इसीलिए यह ज़्यादा फेमस होता है। कस्तूरी, इसको समझते हैं, कस्तूरी नर मृग के, जो नर होता है मेल कस्तूरी मृग होता है, उसके बारे में बात चलिए। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है, अर्थात कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है, ठीक है। जो कस्तूरी होता है किस में पाया जाता है? नर मृग में पाया जाता है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कस्तूरी मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 35 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, आप ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। आपको अनसॉल्व पेपर उठाओगे आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये पूछा गया है तो मैं सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, ये ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता है, नाप तोल कर ही बोलना पड़ता है। तो आप यहाँ पे को इसको नोट कर लो, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कितना ग्राम? 30 से 35 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, कस्तूरी मृग जो 3 प्रकार की होती है। कस्तूरी मृग जो 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की बताया गया है? 3 प्रकार की होती है। नेपाल की कस्तूरी कपिल, नेपाल की जो कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग में पाए जाने वाला, वो कैसा है? कपिल है। कश्मीर की कस्तूरी कैसी है? पिंगल है, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे? देखो अभी बताता हूँ। सिक्किम की कैसी है? कृष्ण है। दोबारा समझते हैं, नेपाल की कैसी है? कपिल है। कश्मीर में कैसी है? पिंगल है। और सिक्किम में कैसी है? कृष्ण होती है। अब देखो आप ऐसे याद रखना, कश्मीर में जो होता है ना, बर्फ़ होती है ना, कश्मीर में बर्फ़ क्या होती है? गल जाती है, पिघल जाती है, पिंगल हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम, कृष्ण जी की क्या होती है ना? चुटिया होती है। जैसे कृष्ण जी होती हैं, ये माना कृष्ण जी हैं, इसकी जूड़ा होता है, चुटिया जैसी होती है ना, ऐसे ऐसे बाल बिखरे होंगे। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये है कृष्ण जी, माना, तो ये चुटिया होती हैं, तो ये सिक्की है, सिक्किम में यानी कृष्ण हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेपाल में कौन सा आ जाएगा? नेपाल, नेपाल लॉ से कपी लॉ, नेपाल कपी लॉ। आई थिंक आपको याद हो रहा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक शेयर भी करना है आपने। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। औषधि उद्योग में कस्तूरी मृग का प्रयोग, दमा मिर्गी, दमा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। औषधि उद्योग में कस्तूरी, जो कस्तूरी होती है, जो कस्तूरी मृग में पाई जाती है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है उसके बारे में बात चल रही है। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा मिर्गी हृदय रोगों की दवाई बनाने में प्रयुक्त होती है। यह एक प्राकृतिक रसायन है, ठीक है। किस में होता है? देखिए, दमा में होता है, मिर्गी होता है, और हृदय रोग की दवाइयों के लिए होता है। अब देखो याद कैसे होगा, इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे आगे चलकर आपको बुरांश वाला पेड़ भी आएगा, वो भी क्या होता है? एक औषधि का काम करता है, दोनों आपस में क्रैश होते हैं। तो इसको जरा समझते हैं कैसे याद करेंगे, ठीक है। अब देखो कस्तूरी मृग क्या होता है ना, कस्तूरी मृग अगर शेर उसके पीछे आता है तो पूरे दमखम से भागता है, ठीक है। और क्या होता है? कस्तूरी मृग को मिर्ग आ रहा है तो मिर्गी भी आ रहा है, मिर्ग है तो मिर्गी हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी कनेक्ट कर लोगे, मिर्गी मिर्ग, ये वाला आ जाएगा। पूरे दमखम के साथ दौड़ता है शेर देखते ही, और मृग, कस्तूरी मृग, मिर्गी जैसा साउंड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हृदय रोग संबंधी, ठीक है। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ स्वार्थी लोग क्या होते हैं, उसके हृदय में गोली मार देते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैध है भाई, अवैध है। आप
अगर मारोगे तो जेल से कभी छूटोगे नहीं, ये ध्यान देना है, ठीक है। अभी हम यहाँ भी याद कर रहे हैं, ठीक है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए कस्तूरी मृग बहुत ही प्यारा होता है जो लोगों के हृदय में बसा होता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक आपको याद हो रहा होगा। अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। रासायनिक रूप से कस्तूरी, रासायनिक रूप से जो कस्तूरी होता है वो क्या होता है, इसके बारे में बात चलिए। रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनाल है। क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनाल है, इंपॉर्टेंट है। मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनाल है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट होगा, नोट करना है आपने अपनी कॉपी में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट होगा, कब की गई है? 1972 में की गई है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान देना इसमें। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है, 1972 में की गई है। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1977 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में की गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पोर्शन है ना, आप इसको ये ध्यान देना, अच्छे से पूरा अपने माइंड में फिट बैठा लो। सॉफ्टवेयर लाओ या कुछ भी करो, अपने माइंड में फिट बैठा लो इसको, ठीक है। अब देखिए अगला समझते हैं इस वाले में। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव विहार अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कब की गई थी? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी, 1986 में की गई थी। अगला पॉइंट देखिए। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1982 में की गई थी कांचुला खर्क की स्थापना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1982 कांचुला खर्क है। अस्कोट कब का है? अस्कोट है 86 का है, 86 का है। और महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान कब का है? 1977 का है। 1972 का क्या है? केदारनाथ वन्यजीव विहार है, ठीक है। आई थिंक आपको याद हो रहा होगा। अब देखिए एक पॉइंट ये भी है। राज्य में अर्थात उत्तराखंड राज्य में वन्यजीव गणना 2005 के अनुसार 279 कस्तूरी मृग थे। 2005 में जो वन्यजीव गणना हुई थी उसके अनुसार कितने थे? 279 वन्य कस्तूरी मृग हुआ करते थे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, ठीक है। अब हम इस वाले में पढ़ेंगे ब्रह्मकमल के बारे में, ठीक है। पेशेंस रखना, अच्छे से समझना है, ठीक है। पेशेंस रखोगे, अगर इतना पेशेंस है आपको तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब देखिए पहला पॉइंट समझते हैं। ब्रह्मकमल राज्य के अर्थात ब्रह्मकमल उत्तराखंड राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं, ठीक है। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हो 5000 से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट देखिए। ब्रह्मकमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है, इंपॉर्टेंट है। किस कुल का पौधा? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, यानी 5 से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलता है। कौन? ब्रह्मकमल, जो उत्तराखंड का क्या है? राज्य पुष्प है। किस कुल का है? एस्टेरेसी कुल का पौधा होगा, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अब्बेलेटा है। सोसूरिया अब्बेलेटा, ठीक है। ससुर, अब कैसे आ रहा होगी, थोड़ा मैं क्लू छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ससुर को क्या देंगे? ब्रह्मकमल देंगे, ठीक है। सोसूरिया अब्बेलेटा, सोसूरिया अब्बेलेटा। अब देखिए अगला पॉइंट है। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में फेन कमल, कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फेन कमल, कस्तूरा कमल भी मिलते हैं अन्य प्रजाति में ब्रह्मकमल के, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कौल पद्म कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है? कौल पद्म कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? तो आंसर होगा आपका क्या? कौल पद्म बोला जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहते हैं, ठीक है। अब याद रखने का तरीका बताता हूँ आपको। देखो दोस्तों, हेमा क्या करती है? हेमा दूध पीती है, ठीक है, दूध पीती है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है दूधा फूल है। कहाँ पे?
सॉरी यहाँ पे इसको सही करना आपने। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलगल कहा जाता है। अब याद ऐसे रखना, कश्मीर में बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ क्या होती है? गलती है, पिघलती है, बस हो गया। गलगल आएगा तो किसके लिए कह रहा होगा? ब्रह्म कमल के लिए कह रहा होगा, ये अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब देखो अगर वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कश्मीर में ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं, नंबर 1 ऑप्शन होगा गलगल, दूसरा है दूधा फूल है, तीसरा ऑप्शन है कौल पद्म है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे को ऑप्शन देख के आप बता लो कि गलगल कश्मीर में होगा, कश्मीर में बर्फ़ क्या होती है? गल जाती है। हेमा क्या पीती है? दूध पीती है। ठीक है, इस तरीके से। और स्थानीय भाषा में कौन सा आ जाएगा? कौल पद्म होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को, इम्पोर्टेंट है, ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है, सौगंधिक पुष्प कहा गया है। किसमें कहा गया है? महाभारत के वन पर्व में कहा गया है। नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? टोप गोला कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसको याद कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भीम होता है महाभारत में ना, महाभारत में भीम होता है, वो सौगंध खाता है कि मैं क्या करूँगा? दुर्योधन को मार दूंगा। ठीक है, मार दूंगा, ऐसा सौगंध खाता है। ठीक है, तो आप बस ऐसे कनेक्ट कर लोगे तो ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है, और देखिए नेपाल में क्या बोला जाता है? टोप गोला कहा जाता है। ठीक है, देखो नेपाल की एक विशेष प्रकार की टोपी होती है। अगर थोड़ा भी किसी को आइडिया होगा तो आपने नेपाल के प्रधानमंत्री को एक विशेष प्रकार की टोपी पहने हुए देखा होगा। टोप गोला होगा तो कौन सा आएगा? नेपाल आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा क्लू है, जिसको नहीं भी समझ आ रहा है तो आप इसको 1-2 बार पढ़ो, आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजातियाँ, कितनी प्रजातियाँ? 210 प्रजातियाँ तथा राज्य में 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, विश्व में कितनी? 210 विश्व में प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और कितनी प्रजातियाँ? 24 प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। यानी देखिए, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अगर आप चाहते हो आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लगातार देते रहूं तो आप कमेंट करना। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है वास्तव में तो आप मेरे को कमेंट करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं होता, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। ब्रह्म कमल राज्य में फूलों की घाटी केदारनाथ, पिंडारी, हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। ब्रह्म कमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म कमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। किसे? ब्रह्म कमल को कहा जाता है, बुरांस को नहीं कहा जाता है, बुरांस के फूल को नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। उत्तराखंड का अगर आपसे पूछ दिया जाता है, देखिए उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? पहला ऑप्शन बुरांस का फूल, दूसरा ब्रह्म कमल। जल्दीबाजी में लोग क्या करेंगे ना, बुरांस के फूल में डैश कर देंगे, यानी बुरांस के फूल को टिक कर देंगे। बुरांस का फूल नहीं है, बुरांस का फूल ना होगी क्या है? ब्रह्म कमल है। इस चीज़ को ध्यान देना। अब ये मासूम सी गलती हो जाती है, ये सब पता होते हुए भी गलती हो जाती है, यानी आपने थोड़ा सा पहले समझना है, क्वेश्चन को समझना है, पूछ क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। ब्रह्म कमल की विशेषताएं। ब्रह्म कमल की कौन कौन सी विशेषताएं, इसको अब इस पॉइंट के अंतर्गत समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, ब्रह्म कमल बैगनी रंग का होता है। ब्रह्म कमल किस कलर का होता है या किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, ध्यान देना, बैगनी रंग और नीले रंग में अंतर होता है। तो ये कैसा होता है? बैगनी रंग होता है। और यह पुष्प गुच्छे के रूप में खिलता है। कैसे खिलता है? गुच्छे के रूप में खिलता है। अगला देखिए, ब्रह्म कमल की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर होती है, मीटर नहीं होती है, ध्यान देना, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला देखो, ब्रह्म कमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। कब होता है? जुलाई से सितंबर महीना होता है। ठीक है, JS ऐसे याद रखने की कोशिश करना, जुलाई से सितंबर के
के मध्य ब्रह्म कमल खिलता है। फिर अगला देखिए, ब्रह्म कमल की पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। एक वर्ष में एक पुष्प, 1 ईयर 1 फ्लावर ब्रह्म कमल। ठीक है, अगला देखिए, ब्रह्म कमल का पुष्प अर्धरात्रि में खिलता है। कब खिलता है? अर्धरात्रि में खिलता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कब खिलता है? अर्धरात्रि में खिलता है ब्रह्म कमल। अगला पॉइंट देखिए, ब्रह्म कमल के पौधों की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। यानी ब्रह्म कमल की जो जड़ें होती हैं उसको पीसकर किसका उपचार होता है? हड्डी संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हुए आप इससे आगे का जो है दूसरे पार्ट में देख सकते हो। ठीक है, बेहतरीन वीडियो सीरीज होने वाली है, आप पूरा फॉलो करो, आपकी जॉब निश्चित लग जाएगी। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है, लेकिन पूरा वीडियो सुनने का और अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति डेडिकेट होने का। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप अच्छे से आपकी जॉब लग जाएगी, ये निश्चित है। ठीक है, बहुत जल्द आपकी जॉब लगने वाली है। अब देखिए, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर।